आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल करना सीखा। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण का हल द्विघाती सूत्र द्वारा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम x की घात 2 के गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए समीकरण को a से विभाजित करेंगे। तब एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक को 2 से विभाजित करते हैं तथा इसको 2 घात तक बढ़ाते हैं। प्राप्त हुए मान को समीकरण में जोड़ेंगे और घटाएंगे जिससे समीकरण संतुलित रहे। इसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर दाएं भाग में b की घात 2 घटा 4ac बटा 4a की घात 2 मिलता है व बाएं भाग को द्विपद के वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल के रूप में व्यक्त करने पर हमें समीकरण का ये रूप प्राप्त होता है। इस समीकरण का हल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम एक समीकरण का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट करते हैं और ध्यान रहे कि समीकरण के दाएं तरफ धनात्मक व ऋणात्मक का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि जब हम 3 व ऋणात्मक 3 का वर्ग करते हैं तब हमें 9 प्राप्त होता है, लेकिन जब हम 9 का वर्गमूल करते हैं तब धनात्मक व ऋणात्मक 3 प्राप्त होता है। इसलिए समीकरण 3 को हल करने पर हमें यह समीकरण मिलती है। अब चर x को बाईं ओर रखते हुए अचर पद b बटा 2a को दाएं पक्ष की ओर ले जाते हैं। सरल करने पर देखते हैं कि हमें x बराबर घटा b धनात्मक व ऋणात्मक b की घात 2 घटा 4 ac का वर्गमूल बटा 2a मिलता है, जिसे समीकरण 4 से प्रदर्शित करते हैं। यदि b की घात 2 घटा 4 ac बड़ा व बराबर 0 के हैं तो इससे द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के 2 वास्तविक मूल रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। और यदि b की घात 2 घटा 4 ac छोटा व बराबर 0 है तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। अतः किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से भारतीय गणितज्ञ ने द्विघाती सूत्र ढूंढने की कामयाब कोशिश की थी? गणितज्ञ श्रीधराचार्य द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया गया, जिसे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इस वीडियो में आज हमने द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना सीखा। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। तरुण ने पानी के जहाज में 4 घंटे का समय बिताया, जहां पर पानी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटे रहा तथा जहाज 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि जहाज चालक कागज पर कोई गणित की समीकरण लिख रहे होते हैं। तब वह उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं? तो चालक कहता है कि जहाज का स्पीडोमीटर खराब हो गया है, इसलिए वह जहाज की चाल ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है।
क्या आप जहाज की चाल ज्ञात करने में चालक की मदद करेंगे? सर्वप्रथम माना कि जहाज की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। उदाहरण के अनुसार पानी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, जहाँ पर धारा के अनुकूल जहाज की चाल बराबर x जमा 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के प्रतिकूल जहाज की चाल बराबर x घटा 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। जहाज धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर व धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर चलता है, अतः जहाज द्वारा धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय बराबर 20/x जमा 3 व धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय बराबर 20/x घटा 3 है। प्रश्नानुसार तरुण ने पानी के जहाज में 4 घंटे का समय बिताया, अर्थात उपर्युक्त समीकरण को सरल करने पर हमें 40x बराबर 4x की घात 2 घटा 36 प्राप्त होता है। इसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं, जो कि द्विघात समीकरण है। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए क्या किया था? शाबाश! इसके लिए समीकरण 1 की तुलना सामान्य द्विघात समीकरण से करते हैं, जहाँ पर a बराबर 4 व b बराबर ऋणात्मक 40 तथा c बराबर ऋणात्मक 36 प्राप्त होता है। a, b व c के मानों को द्विघाती सूत्र यानी कि समीकरण 2 में रखकर हल करते हैं। हल करने पर x बराबर 5 धनात्मक व ऋणात्मक 5.83 मिलता है, अर्थात x बराबर घटा 0.83 या x बराबर 10.83 प्राप्त होता है। क्योंकि x धारा की चाल है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः हम मूल x बराबर घटा 0.83 को छोड़ देते हैं। इसलिए x बराबर 10.83 से हम प्राप्त करते हैं कि जहाज की चाल 10.83 किलोमीटर प्रति घंटे है। आज इस वीडियो में हमने द्विघाती सूत्र द्वारा एक द्विघात समीकरण को हल करना सीखा। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र द्वारा हल करने पर आधारित उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे कि द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। 2 कार चालक एक शहर से 2 लंबवत पथों पर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे व 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलते हैं। दूसरा कार चालक पहले की तुलना में 1 घंटे बाद यात्रा शुरू करता है। क्या आप बता सकते हैं कि कितने समय बाद दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी? प्रश्न को हल करते समय वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आइए दी गई जानकारी को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने भी यही द्विघात समीकरण बनाई होगी। द्विघाती सूत्र का उपयोग कर चालक का समय ज्ञात करें। सबसे पहले हम साधारण द्विघात समीकरण से तुलना करके a, b व c के मान लिखेंगे, जहां a का मान 5, b का मान ऋणात्मक 8 तथा c का मान ऋणात्मक 21 है। सभी मानों को द्विघात सूत्र में रखकर हल करने पर
धनात्मक चिन्ह लेने से हमें t का मान 3 व ऋणात्मक चिन्ह से t का मान ऋणात्मक 1.4 मिलता है। आप जानते हैं कि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, अतः t का मान 3 लेंगे, अर्थात पहले कार चालक को दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा तथा दूसरा चालक जो पहले चालक की तुलना में 1 घंटे देरी से चला, उसको 2 घंटे का समय लगा। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आप द्विघाती सूत्र में a, b व c के मान द्विघात समीकरण 1 से तुलना करके रखते हैं, तब आप इन मानों के साथ इनके चिन्ह लगाना भूल जाते हैं और प्रश्न को उन्हीं मानों के साथ हल कर देते हैं। यहाँ हमने b की घात 2 घटा 4 ac को हल किया तो मान 0 से कम मिलता है, जिससे वास्तविक समय रियल टाइम प्राप्त नहीं होता, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने द्विघाती सूत्र में ऋणात्मक b के स्थान पर धनात्मक b ही लिख दिया और उसी के आधार पर प्रश्न हल कर दिया। जिस कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। अब तक हमने 2 चरों में रैखिक समीकरणों का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में आप बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आपको द्विघात बहुपद के बारे में याद है? क्या आप बता सकते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा? शाबाश! एक द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका व्यापक रूप ax की घात 2 जमा bx जमा c होता है। तो चलो अब हम द्विघात समीकरण को समझेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण कैसा होगा? द्विघात बहुपद px बराबर ax की घात 2 जमा bx जमा c के लिए जब द्विघात बहुपद को किसी भी अचर के बराबर रखते हैं, तब ये बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य नहीं हो सकता है। आइए इस निष्कर्ष के आधार पर द्विघात समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। मोहन के पिताजी उससे 22 वर्ष बड़े हैं। 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 270 हो जाएगा। मोहन की वर्तमान आयु की समीकरण क्या होगी? माना मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसके पिताजी की वर्तमान आयु x जमा 22 वर्ष होगी। 3 वर्ष पश्चात मोहन की आयु x जमा 3 वर्ष और पिताजी की आयु x जमा 22 जमा 3 यानी कि x जमा 25 वर्ष होगी। अतः उनकी आयु का गुणनफल बराबर x जमा 3 गुणा x जमा 25। हल करने पर 270 बराबर x की घात 2 जमा 28x जमा 75 मिलता है। हम देखते हैं कि दायां भाग द्विघातीय बहुपद तथा बायां भाग अचर पद में है।
प्राप्त हुई द्विघात समीकरण के अचर पद को हल करते हैं। हल करने पर x की घात 2 जमा 28x घटा 195 बराबर 0 मिलता है। अतः मोहन की वर्तमान आयु समीकरण x की घात 2 जमा 28x घटा 195 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। इस वीडियो में आज हमने द्विघात समीकरण व द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में पढ़ा। हमने आज जो वीडियो में सीखा उसका अगली वीडियो में कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा अभ्यास करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण व द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में पढ़ा। आइए आज इस वीडियो में इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। रीता के पास एक लकड़ी का तख्त है जिसका क्षेत्रफल 48 वर्ग फुट और इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 फुट अधिक है। रीता को तख्त से लकड़ी का फ्रेम बनवाना है। इसके लिए उसे फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई की समीकरण की आवश्यकता है। क्या आप फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई निकालने में जो समीकरण बनेगी उसे ज्ञात करने में रीता की मदद करेंगे? आइए दी गई जानकारी के अनुसार उदाहरण को हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि फ्रेम की चौड़ाई x फुट है। तब फ्रेम की लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई x में 2 फुट जमा कर देते हैं, जिससे फ्रेम की लंबाई x जमा 2 प्राप्त होती है। हमें ज्ञात है कि लकड़ी का तख्त आयताकार है, अतः आयत के सूत्र का उपयोग करते हैं। दिया गया है कि तख्त का क्षेत्रफल 48 वर्ग फुट है। उपर्युक्त सभी मानों को क्षेत्रफल के सूत्र में रखते हैं। हल करने पर x की घात 2 जमा 2x घटा 48 बराबर 0 प्राप्त होता है। इस समीकरण से रीता फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक बस 160 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दें तो वो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लेती है। तब बस की चाल ज्ञात करने के लिए समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या आप बस की चाल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं? माना बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। बस द्वारा कुल दूरी तय की गई बराबर 160 किलोमीटर। माना दूरी तय करने में t समय लगता है। क्योंकि हमें बस की चाल का समीकरण प्राप्त करना है, इसलिए इसे निम्न रूप में दर्शाते हैं। चाल बराबर 160 बट्टे में t होगा। इसे हम t बराबर 160 बट्टे में x के रूप में लिख सकते हैं, जिसे समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बस की चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर x जमा 4 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार बस की चाल बढ़ाने पर वह उसी सफर को 1 घंटा से कम समय में पूरा करती है, अर्थात समय बराबर t घटा 1 होगा। हल करने पर समीकरण 2 प्राप्त होता है। समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x की घात 2 जमा 4x घटा 640 बराबर 0 प्राप्त होता है, जो बस की चाल के समीकरण को संतुष्ट करती है।
आज इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण व द्विघात समीकरण के मानक रूप के उदाहरण देखे। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आम तौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण व द्विघात समीकरण के मानक रूप को हल करने के लिए उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण व द्विघात समीकरण के मानक रूप में बनाते समय सामान्य रूप से क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। एक आयताकार बगीचे यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। इसके प्रत्येक आयाम यानी कि डायमेंशन को समान मात्रा में बढ़ा दिया जाता है, तब बगीचे का कुल क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। तो आयताकार बगीचे के लिए समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये गलत उत्तर है, क्योंकि हमें बगीचे की लंबाई व चौड़ाई दोनों में ही वृद्धि करनी थी और आपने केवल बगीचे की लंबाई में ही वृद्धि की और उसी के आधार पर आपने हल कर दिया, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि हल करने के लिए आपने लंबाई व चौड़ाई में तो वृद्धि कर दी, परंतु दाएं पद को बाएं पद की ओर लाने पर चिन्ह का परिवर्तन नहीं किया, जिससे ये जवाब गलत है। आइए समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण के दाएं पद 240 को बाएं पद की ओर लेकर आते हैं और इसका चिन्ह परिवर्तित करते हुए आगे हल करते हैं। हल करने पर x की घात 2 जमा 22x घटा 120 बराबर 0 प्राप्त होती है, जो कि आयताकार बगीचे की समीकरण को संतुष्ट करती है। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण और उसके मानक रूप के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0, जहाँ पर x की घात 2 के गुणांक का मान कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 होने पर समीकरण द्विघात समीकरण न रहकर एक रैखिक समीकरण बन जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? शाबाश! द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। आपने ये कैसे पता लगाया? द्विघात समीकरण की महत्तम घात 2 होती है, इसलिए द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। क्या आप गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना जानते हैं? एक मूर्तिकार दिन में कुछ मूर्तियां बनाता है। प्रत्येक मूर्ति का मूल्य रुपयों में एक दिन में निर्मित मूर्तियों की संख्या में 70 घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 1800 रुपये थी, तो उस दिन निर्मित मूर्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मूर्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं। इसके लिए आप वीडियो को रोकें और अपनी बनाई हुई द्विघात समीकरण से मिलान कीजिए।
उपर्युक्त जानकारी से निर्मित समीकरण 1 यानी कि द्विघात समीकरण को आगे हल करते हैं। समीकरण के मध्य पद ऋणात्मक 70 का 2 भागों घटा 90 जमा 20 में विभाजित करते हैं। अतः द्विघात समीकरण x की घात 2 घटा 70x घटा 1800 बराबर 0 को हल करने पर समीकरण 2 यानी कि 2 रैखिक गुणनखंडों के गुणनखंड x जमा 20 गुणा x घटा 90 बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। आगे हल करने पर इस द्विघात समीकरण के रैखिक गुणनखंड के प्रत्येक पद को 0 के बराबर रखते हैं, जिससे x जमा 20 बराबर 0 या x घटा 90 बराबर 0 अर्थात x बराबर ऋणात्मक 20 या x बराबर 90 प्राप्त होता है। अतः x बराबर ऋणात्मक 20 व x बराबर 90 दिए हुए द्विघात समीकरण के हल हैं। चूंकि हमें निर्माण की गई मूर्तियों की संख्या प्राप्त करनी है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः उस दिन निर्मित मूर्तियों की संख्या 90 है। समीकरण 1 में मूल x बराबर जमा 90 रखने पर दोनों पक्षों का मान 0 प्राप्त होता है। इससे ये सिद्ध हो जाता है हमारा ज्ञात मान x बराबर 90 बिल्कुल ठीक मान है। इस वीडियो में आज हमने गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करने के बारे में पढ़ा। आज हमने जो वीडियो सीखा है उसका अगली वीडियो में अभ्यास करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे। हार्दिक एक खाली आयताकार बॉक्स की ओर देख पापा से पूछता है कि इस बॉक्स की चौड़ाई कितनी है। बेटा, मुझे इसकी बिल्कुल सही चौड़ाई तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है बॉक्स की चौड़ाई इसकी लंबाई के दुगने से 12 सेंटीमीटर कम है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या तुम अब इसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो? क्या आप बॉक्स की चौड़ाई ज्ञात करने में हार्दिक की मदद करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि बॉक्स की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो अब चौड़ाई ज्ञात करने के लिए लंबाई यानी कि x को 2 से गुणा करते हैं। इसमें से 12 घटाते हैं, जिससे हमें 2x घटा 12 प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि डिब्बा आयताकार है, इसलिए हम आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उपर्युक्त सभी मानों को क्षेत्रफल के सूत्र में रख हल करने पर हमें 2x की घात 2 घटा 12x घटा 32 बराबर 0 मिलता है। क्या आप इस द्विघात समीकरण से x का मान निकाल सकते हैं? x के मान हेतु समीकरण 1 में x के पद का चयन करते हैं, जो कि समीकरण का मध्य पद है। अतः समीकरण के मध्य पद का विभाजन स्प्लिट करते हैं, जो ऋणात्मक 12x बराबर ऋणात्मक 16x जमा 4x है। हल करने पर देखते हैं इसलिए x घटा 8 बराबर 0 या 2x जमा 4 बराबर 0 अर्थात x बराबर 8 सेंटीमीटर और x बराबर ऋणात्मक 2 प्राप्त होता है। अतः दिए गए समीकरण मूल x बराबर 8 या x बराबर ऋणात्मक 2 हैं। क्योंकि x बॉक्स की लंबाई है, तब यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए बॉक्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी।
और चौड़ाई बराबर 2 गुणा 8 घटा 12 बराबर 4 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हमने गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल के लिए उदाहरण देखा। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दिए गए द्विघात समीकरण ऋणात्मक 5x जमा 2 की घात 2 बराबर 3 का गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने से पहले आपने इसे मानक रूप में नहीं लिखा, जिसकी वजह से इस द्विघात समीकरण प्रश्न को हल करना असंभव है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये भी अच्छी कोशिश है, परंतु ये गलत उत्तर है, क्योंकि आपने मानक रूप में परिवर्तित किए बिना ही प्रश्न को हल कर देते हैं, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये भी गलत उत्तर है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में सीखा कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए समीकरण का मानक रूप में होना अनिवार्य है। द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखा और समीकरण के मध्य पद का विभाजन यानी स्प्लिट किया। हल करने पर 2 रैखिक गुणनखंड 0 के बराबर प्राप्त हुए और प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर रखा। लेकिन आपने समीकरण 1 और 2 हल करते समय चिन्हों का परिवर्तन नहीं किया। यदि आपने विकल्प 4 को चुना है तो ये सही उत्तर है। इस द्विघात समीकरण के प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। और समीकरण 1 और 2 को हल करते समय चिन्हों का परिवर्तन करते हैं। हल करने पर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के अद्वितीय यानी यूनिक हल या मूल प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में चौथा विकल्प क्यों सही है और बाकी क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मध्य पद विभाजन विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखा, जिसमें मध्य पद bx का विभाजन करते हैं, जहां x का गुणांक b 2 गुणनखंडों के योग के बराबर है और a तथा c के गुणन के बराबर है। आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या आप किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण है। क्या आप इस समीकरण को मध्य पद विभाजन से हल कर सकते हैं? हम इसे मध्य पद विभाजन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसके गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। आइए अब हम एक द्विघात समीकरण
x की घात 2 जमा 6x जमा 3 बराबर 0 को एक अन्य विधि से हल करते हैं। इस समीकरण में आपको कितने पद दिख रहे हैं? बिल्कुल सही, इस समीकरण के 3 पद हैं। चलो हर पद पर गौर किया जाए। समीकरण के पहले पद x की घात 2 की बात करें तो माना यह एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा x है, जिसका क्षेत्रफल x की घात 2 है। इसी प्रकार समीकरण के दूसरे पद को देखें तो माना यह एक आयत यानी कि रेक्टेंगल है जिसकी एक भुजा 6 तथा दूसरी भुजा x है, जिसका क्षेत्रफल 6x है। क्या आप पहले व दूसरे पद की आकृतियों का योग कर सकते हैं? शाबाश! पहले व दूसरे पद की आकृतियों का योग करने पर हमें एक नया आयताकार टुकड़ा मिलता है जिसका क्षेत्रफल पहले के वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, जो है x की घात 2 जमा 6x। अब हम नए आयत में से पहले वाले आयत जिसका क्षेत्रफल 6x था उसे 2 बराबर हिस्सों में कुछ इस प्रकार बराबर अलग करते हैं। अब इस आयताकार टुकड़े के एक हिस्से को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे हमें यह आकृति मिलती है जिसका कुल क्षेत्रफल अभी भी x की घात 2 जमा 6x है। हम कह सकते हैं कि यह आकृति न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है। क्या आप बता सकते हैं कि एक वर्ग के रूप में इसे पूर्ण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे पूर्ण करने के लिए हमें एक 3 इकाई के वर्गाकार टुकड़े की आवश्यकता होगी। इसलिए आकृति में 3 इकाई के वर्गाकार टुकड़े को जोड़ते हैं जिससे हमें एक नया वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा x जमा 3 है, जिसका क्षेत्रफल x जमा 3 का वर्ग प्राप्त होता है। आकृति का क्षेत्रफल x की घात 2 जमा 6x के बराबर रहे, इसलिए 3 इकाई के वर्गाकार टुकड़े के क्षेत्रफल को भी घटाते हैं जो कि 9 वर्ग इकाई है। इस प्रकार यदि हम व्यंजक x की घात 2 जमा 6x को देखें तो हम इसे x जमा 3 के वर्ग घटा 9 के बराबर लिख सकते हैं। अतः प्राप्त हुई समीकरण को दिए गए द्विघात समीकरण x की घात 2 जमा 6x जमा 3 बराबर 0 से तुलना करें तो हमने देखा कि समीकरण 2 में जमा 3 की कमी थी, इसलिए समीकरण 2 के दोनों पक्ष में जमा 3 का योग कर देते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार दिए गए समीकरण को एक पूर्ण वर्ग बनाकर x जमा 3 की घात 2 घटा 6 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्या अब आप समीकरण 4 को हल कर x का मान ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! x के मान हेतु समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं, जिससे हमें x जमा 3 बराबर धनात्मक व ऋणात्मक वर्गमूल 6 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ सिर्फ धनात्मक वर्गमूल 6 क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि धनात्मक वर्गमूल 6 व ऋणात्मक वर्गमूल 6 का वर्ग 6 होता है। इसलिए हल करने पर समीकरण के मूल x बराबर ऋणात्मक 3 जमा वर्गमूल 6 व x बराबर ऋणात्मक
3 घटा वर्गमूल 6 प्राप्त होते हैं। यहाँ हमने दी गई द्विघात समीकरण को x जमा 3 के वर्ग घटा 6 बराबर 0 के रूप में दर्शाकर उसका मूल ज्ञात किया। उसी तरह हम किसी भी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर कुछ इस तरह a गुणा x जमा b बटा 2a का वर्ग जमा c घटा b की घात 2 बटा 4a बराबर 0 बनाकर उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि को पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आज हमने द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखा। आइए आज इस वीडियो में इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। एक आयताकार बगीचे यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके प्रत्येक आयाम यानी कि डायमेंशन को समान मात्रा में बढ़ा दिया जाता है, तब बगीचे का कुल क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। तो आयताकार बगीचे के समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। क्या आप बगीचे की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए वीडियो को रोकें और बगीचे की समीकरण ज्ञात करें। क्या आपको याद है कि पिछली वीडियो में इस प्रकार की समीकरण को कैसे हल किया था? शाबाश! इसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है को सरल करने के लिए इसके अचर पद को दाईं ओर ले जाते हैं। अब समीकरण 1 में x के गुणांक 22 को 2 से विभाजित करने पर 11 प्राप्त होता है। अब समीकरण 1 के दाएं पक्ष में 11 के वर्ग को जोड़ते व घटाते हैं, जिससे समीकरण संतुलित रहता है। जिसे हल करने पर हमें x की घात 2 जमा 22x जमा 121 बराबर 241 प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर समीकरण 2 से निरूपित कर सकते हैं। क्या आप इस समीकरण का हल यानी कि x का मान ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! हल करने के लिए समीकरण 2 के दोनों ओर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट लेते हैं, जिससे x जमा 11 बराबर धनात्मक व ऋणात्मक वर्गमूल 241 प्राप्त होता है। सरल करने पर समीकरण 1 के वही हल होंगे जो समीकरण 2 के होंगे। अतः धन चिन्ह लेने पर x बराबर 4.52 व ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋणात्मक 26.52 प्राप्त होता है। यहाँ x के 2 हल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बगीचे की माप ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए बगीचे की माप में वृद्धि यानी कि x का मान 4.52 होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मधु की आयु रघु की वर्तमान आयु के
4 गुने से 8 वर्ष कम है। दोनों की आयु का गुणनफल 60 है। तो क्या आप रघु व मधु की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं? माना रघु की वर्तमान आयु बराबर P है। प्रश्नानुसार मधु की आयु रघु की वर्तमान आयु के 4 गुने से 8 कम है, अर्थात मधु की आयु बराबर 4P घटा 8 वर्ष होगी। दोनों की आयु का गुणनफल 60 दिया है, जिसे हम समीकरण 1 के रूप में दर्शाते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर 60 बराबर 4P की घात 2 घटा 8P मिलता है। समीकरण 2 को सरल करने पर समीकरण 3 प्राप्त होती है। समीकरण 3 में P के गुणांक 2 को 2 से भाग करने पर 1 प्राप्त होगा। बाएं पक्ष में 1 के वर्ग को जोड़ेंगे व घटाएंगे भी, जिससे समीकरण संतुलित रहे, जिससे हमें समीकरण P की घात 2 घटा 2P जमा 1 बराबर 16 प्राप्त होती है, जिसे हम निम्न रूप से प्रदर्शित कर समीकरण 4 से निरूपित करते हैं। ध्यान दें, समीकरण 1 के वही हल होंगे जो समीकरण 4 के होंगे, जिसको हल करने पर P घटा 1 बराबर धनात्मक व ऋणात्मक 4 प्राप्त होता है। अतः धन चिन्ह लेने पर P बराबर 5 व ऋण चिन्ह लेने पर P बराबर ऋणात्मक 3 प्राप्त होता है। यहाँ पर P के 2 हल 5 व ऋणात्मक 3 हमारी समीकरण को तो संतुष्ट करती है, परंतु हमें आयु ज्ञात करनी है जो कि ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए हम यहाँ ऋणात्मक 3 न लेकर धनात्मक 5 लेंगे, जिससे रघु की आयु 5 वर्ष तथा मधु की आयु 12 वर्ष होगी। अतः हमने आयु ज्ञात करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया है, इसे पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण की पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने से संबंधित उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाते समय सामान्य रूप से क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। हार्दिक को गणित और विज्ञान की परीक्षा में मिले अंकों का योग 44 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और विज्ञान में 4 अंक कम मिलते हैं तो उसके अंकों का गुणनफल 440 होता है। क्या आप दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कर सकते हैं? इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। मान लीजिए कि गणित के अंक x तथा विज्ञान के अंक 44 घटा x हैं। हमें पता है कि गणित के अंकों में 2 जोड़ने और विज्ञान के अंकों में 4 घटाने पर अंकों का गुणनफल 440 हो जाता है, को समीकरण 1 से दर्शाया गया है, जिसे आगे हल करने पर बीजगणितीय समीकरण 2 प्राप्त होती है। क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना होगा? गणित के अंक जानने के लिए हम समीकरण 2 को हल करते हैं, जिसमें x के गुणांक ऋणात्मक 38 को 2 से विभाजित कर हमें ऋणात्मक 19 प्राप्त होता है, जिसके वर्ग को समीकरण 2 के बाएं पक्ष में जोड़ते व घटाते हैं ताकि समीकरण संतुलित रहे। समीकरण को आगे हल करने पर x के 2 मान x बराबर 18 व x बराबर 20 प्राप्त होते हैं। यदि x का मान 18 लेते हैं
तो गणित में 18 और विज्ञान में 26 अंक मिलेंगे, जो कि प्रश्न में दी गई शर्त को पूरा करते हैं। और यदि x का मान 20 लेते हैं तो गणित में 20 और विज्ञान में 24 अंक मिलेंगे, जो दी गई शर्तों को पूरा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 18 व 20 लेने पर दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आप x घटा 19 के वर्ग बराबर 1 का वर्गमूल करते हैं तब आप केवल x घटा 19 बराबर धनात्मक 1 पर ही विचार करते हैं, जिससे गणित में 20 व विज्ञान में 24 प्राप्त होते हैं, और x घटा 19 बराबर ऋणात्मक 1 पर विचार करना भूल गए, जिससे दूसरी संभावना को नकार दिया गया। ध्यान देना है कि हमें x का मान धनात्मक व ऋणात्मक 1 दोनों के लिए हल करना है। अतः विकल्प 1 गलत उत्तर है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। क्योंकि आपने समीकरण 1 में x के गुणांक ऋणात्मक 38 को 2 से विभाजित कर उसके वर्ग ऋणात्मक 19 का उपयोग न कर सीधे ही जोड़ व घटा दिया, जिससे हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। इस तरह हम पूर्ण वर्ग बनाने की गलत समझ से हम यहाँ गलती कर यहीं अटक जाते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम द्विघात समीकरण व इनको हल करने के लिए गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तथा द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? a x की घात 2 जमा b x जमा c बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किसी द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय सूत्र की मदद से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकृति के होते हैं? क्या वह वास्तविक होते हैं या काल्पनिक? आइए देखते हैं कैसे इसका पता लगा सकते हैं। इस द्विघातीय सूत्र में यदि b की घात 2 घटा 4 ac का मान 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक माना m है। अब द्विघात सूत्र से प्राप्त मूलों में b की घात 2 घटा 4 ac के स्थान पर m प्रतिस्थापित करें। क्या आप बता सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या होगा? बिल्कुल सही, एक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या ही होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर हमेशा वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। अतः b की घात 2 घटा 4 ac के 0 से बड़े यानी कि धनात्मक होने की स्थिति में आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के
ये दो अलग अलग वास्तविक मूल यानी कि रियल रूट्स होंगे। इसी प्रकार यदि हम b की घात 2 घटा 4 AC को शून्य माने, तो क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? यदि स्थिति 1 से प्राप्त मूलों में अगर हम b की घात 2 घटा 4 AC के स्थान पर शून्य प्रतिस्थापित करें, तो हमें दो समान वास्तविक मूल यानी कि x बराबर ऋणात्मक b बटा 2a मिलते हैं। क्या आप अन्य किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सही। अब यदि हम b की घात 2 घटा 4 AC का मान शून्य से छोटा यानी कि ऋणात्मक लें, माना ऋणात्मक m लेते हैं, पुनः स्थिति 1 से प्राप्त मूलों में यदि b की घात 2 घटा 4 AC के स्थान पर ऋणात्मक m प्रतिस्थापित करें, तो आप देखेंगे कि हमें वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक संख्या मिलती है। क्या आप ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता अथवा काल्पनिक होता है, और हम जानते हैं कि किसी भी काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या से जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर हमेशा काल्पनिक संख्या ही प्राप्त होती है। अतः b की घात 2 घटा 4 AC के शून्य से छोटे यानी कि ऋणात्मक होने की स्थिति में आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे या दो काल्पनिक मूल होंगे। आपने देखा कि किसी द्विघात समीकरण के लिए b की घात 2 घटा 4 AC ये तय करता है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक। इसलिए इसे विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आज हमने देखा कि किसी द्विघात समीकरण जिसके लिए विविक्तकर b की घात 2 घटा 4 AC यदि शून्य से बड़ा यानी कि धनात्मक है, तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। शून्य के बराबर है तो समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे। शून्य से छोटा यानी कि ऋणात्मक है तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे अथवा दो काल्पनिक मूल होंगे। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तथा मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। सोहन के पेनों की संख्या मोहन के पेनों की संख्या से 3 कम है तथा पेनों की संख्याओं का गुणनफल 28 है। क्या यह स्थिति संभव है? वीडियो को रोकें और इस स्थिति के लिए द्विघात समीकरण बनाएं तथा बाद में उसका वीडियो से मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सही जवाब, सबसे पहले हमें इस समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करनी होगी, जिससे हमें A, B व C के मान मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रश्न में दी गई स्थिति की संभावना की जांच करने के लिए मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। मूलों की प्रकृति के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए हमें द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना होगा, जो कि b की घात 2 घटा 4 AC होता है, जिसमें a, b
व c के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर 121 मिलता है। इसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि दी गई द्विघात के समीकरण मूल किस प्रकृति के होंगे? यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है और हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हो तो उस समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। अतः द्विघात समीकरण x की घात 2 घटा 3x घटा 28 बराबर 0 के दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ये स्थिति संभव है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जया को द्विघात समीकरण पाठ का अध्ययन करते हुए एक समीकरण 2x की घात 2 जमा kx जमा 8 बराबर 0 दिखती है, जिसे देखकर उसे एक प्रश्न सूझता है और वो अपने मित्र जय से पूछती है कि इस द्विघात समीकरण में k के किस मान या मानों के लिए इस समीकरण के काल्पनिक मूल होंगे। जय कहता है, ये तो बहुत आसान है, मैं इसे अभी हल करता हूँ। सबसे पहले इस समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर a, b व c के मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे यदि उसके विविक्त कर का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक होगा। इसमें a, b व c के मान रख हल करते हैं तो हमें मिलता है कि k ऋणात्मक 8 से बड़ा व धनात्मक 8 से छोटा है। अतः ऋणात्मक 8 से बड़ी व धनात्मक 8 से छोटी k के प्रत्येक मान के लिए द्विघात समीकरण 2x की घात 2 जमा kx जमा 8 बराबर 0 के काल्पनिक मूल होंगे। इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के विविक्त कर व मूलों की प्रकृति पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। आज हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। नंदिनी, रेखा और सुषमा देखते हैं कि समाचार पत्र में आए इस एक प्रश्न को हल कर सही उत्तर देने पर इनाम प्राप्त होगा। सुषमा, रेखा और नंदिनी क्रमशः विकल्प 1, 2 व 3 का चयन करती हैं। क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आप देखेंगे कि प्रश्न में दी गई द्विघात समीकरण मानक रूप में नहीं है। क्या आप इस समीकरण को मानक रूप में लिख सकते हैं? मानक रूप में इस समीकरण को कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, जिसकी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर a, b व c के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें आगे क्या करना होगा? मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें द्विघात समीकरण के विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पर चर्चा करनी होगी। b की घात 2 घटा 4 ac में a, b व c के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 हो
तो उस समीकरण के 2 समान वास्तविक मूल होते हैं। अतः रेखा का उत्तर अर्थात विकल्प 2 सही उत्तर है। सुषमा ने प्रश्न को सही हल कर ये तो ज्ञात कर लिया कि द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे, परंतु वह यह बताना भूल गई कि वह 2 वास्तविक मूल समान होंगे या भिन्न, जिस कारण सुषमा का उत्तर यानी कि विकल्प 1 गलत हो गया। नंदिनी ने दी गई समीकरण को मानक रूप में लिखे बिना ही ए, बी व सी के मान ज्ञात कर द्विघात समीकरण के विविक्त कर के सूत्र में मान रख हल कर दिया, जिससे नंदिनी को 0 से छोटा विविक्त कर मिला और उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल होंगे। इसलिए नंदिनी ने विकल्प 3 का चयन किया, जो कि गलत उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में दूसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।